हेलो दोस्तों, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो साइंस के लिए अपन क्लास लेकर आए हैं। कौन सी क्लास के लिए? 10th के लिए। तो हमारा जो लेक्चर आज का रहने वाला है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कहीं पढ़ें, जब भी आप पढ़ें, प्रीवियस वीडियो हो चाहे प्रीवियस कोर्स हो, जो भी आपको करा दिया है उसको एक बार रिवीजन करके ज़रूर आएँ, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं भी क्या करूँगा, पहले जो मैंने करा दिया है पिछली क्लास में वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा इसमें। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताऊँगा मैं, है ना। आप ध्यान से सुना एक बार, है ना। सबसे पहले मैं बता रहा था इंडिकेटर देखते हैं, यानी कि सूचक, यानी कि वे पदार्थ होते हैं सूचक जो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि किसी भी चीज़ की प्रकृति बताते हैं इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक। अब सूचक मैंने कौन से बताए? एक तो ओल्फैक्टरी बताया था, है ना, सिंथेटिक बताए थे, नेचुरल बताए थे। नेचुरल क्या था? एक लिटमस था। अब लिटमस मैंने क्या बताया था, एक बार देखो लिख देता हूँ मैं, यानी कि लिटमस जो होता है लिचेन से बनता है। अब मुझे नहीं पता, ये देखो एसिड बेस, यानी कि लिटमस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाता था, नीले से यानी कि ब्लू से क्या हो जाता था, रेड हो रहा था। और जब ये बेस से रिएक्शन कर रहा था तो ये क्या हो रहा था, रेड से क्या हो रहा था, ब्लू हो रहा था। ये क्या था हमारा लिटमस। फिर मैंने हल्दी की बात की थी, टर्मरिक की। तो हल्दी क्या थी हमारी, यानी कि हल्दी अगर किसी बेसिक साबुन से रिएक्शन करेगी, यानी कि हमारी जो टर्मरिक है किसी क्षारकीय साबुन से रिएक्शन करेगी तो उसका जो कलर है थोड़ा भूरा लाल हो जाता था, है ना। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने बात करी थी, फिर मैंने एक टॉपिक लिया था आपका, हाँ, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि गंधीय सूचक, यानी कि बेसूचक होते हैं जो स्मेल से पता चल जाता है उनकी से कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, यानी कि जो एसिडिक है या बेसिक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अनियन का, यानी कि प्याज को अगर अपन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, नो चेंज, यानी कि उसकी स्मेल कैसी रहती है, जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन अगर वो रिएक्शन कर रहा है क्षारक के साथ या फिर रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ तो क्या होगा, उसकी स्मेल में चेंज आएगा, ठीक है। फिर मैंने बात करी थी मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा कलर देगा, और बेस से रिएक्शन कर रहा है तो कौन से देगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि मेथिल ऑरेंज जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो रेड कलर देगा, यानी कि लाल कलर देगा। और जब मेथिल ऑरेंज बेस से यानी कि बेस यानी कि क्षार से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर देता है, पीला कलर, यानी कि येलो कलर देता है, ठीक है। फिर मैंने बात करी थी फेनोप्थिलीन की। फेनोप्थिलीन में क्या होता था कि फेनोप्थिलीन जब हमारा एसिड से रिएक्शन कर रहा था, किससे, एसिड से, तो फेनोप्थिलीन जब एसिड से रिएक्शन कर रहा था भाई तब उसका कलर कलरलेस था। और जब फेनोप्थिलीन रिएक्शन कर रहा था बेस से तब उसका जो कलर था वो था, एक सेकंड, पिंक कलर का, है ना। तो ये जो यहाँ तक मैं करा चुका था। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन में बता चुका था एक बार, ठीक है। देखो मैंने क्या क्या चीज़ बता चुका था, आप इनको जरूर नोट कर लें एक बार, है ना। आप लिख लेना इनको, है ना। यानी कि मैं जब एसिड की रिएक्शन करा रहा था मेटल से, मैं करा चुका हूँ डिटेल में। आपको अगर ये चीज़ वापस से पढ़नी है तो वापस उसमें देख लेना एक बार, है ना। पिछली वीडियो है मैंने बड़ी डिटेल में बताया है, ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं अभी, है ना। एसिड का अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसी मेटल से तो क्या बनता था हमारा, तो हमारी कौन सी गैस रिलीज होती थी, एसिड के साथ साल्ट बनता था। और हाँ, लेकिन एक तो साल्ट बनता था और कौन सी गैस रिलीज होती थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। पहली नंबर की रिएक्शन ये थी मेरी कि अगर मैं किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराता हूँ तो क्या होता है, एक हमें लवण मिलता है और एक क्या मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैं बार बार इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ उनका भाई, क्योंकि थोड़ा सा बार बार रिवीजन करने से आपको क्लैरिटी आएगी, है ना। और अगर मैं अब तो खैर थोड़ा फास्ट रह रहा हूँ क्योंकि मैं ये करा चुका हूँ, है। अगर आपको आराम से प्यार से पढ़ना है तो पिछली वीडियो देख के इस वीडियो में आए, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूँ,
तो मैंने दूसरी जो रिएक्शन बताई थी वो बताई थी मैंने एसिड की किसके साथ, एसिड की रिएक्शन बताई थी मैंने, एसिड की रिएक्शन बताई थी मैंने मेटल कार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया मैंने बताई थी किसके साथ, धातु कार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ, धातु कार्बोनेट्स के साथ। तो ये क्या बना रहा था, देखो ये 3 चीज़ बना रहा था, आपको अगर याद हो तो, याद है ये 3 चीज़ कौन कौन सी बना रहा था। एक तो साल्ट बना रहा था, साल्ट बना रहा था, एक बना रहा था CO2, एक बना रहा था H2O। यानी कि क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और CO2 प्लस H2O, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन और बताई थी कि ये जो मेरी CO2 है इसका मैं रिएक्शन कराया था चूने के पानी से, कराया था, याद है आपको। जब चूने के पानी से मैंने रिएक्शन कराया था तो क्या मिल रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा था, श्वेत अवक्षेप मिल रहा था, वो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैंने एक रिएक्शन बताई थी, अच्छा चाहे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में क्या चीज़ यही मिलेंगे, ठीक है। फिर मैंने एक रिएक्शन बताई थी एसिड और बेस की रिएक्शन, एसिड प्लस बेस। और जब एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलते हैं, एक तो साल्ट मिलता है और एक क्या मिलता है, साल्ट मिलता है एसिड और बेस से तो, और वाटर मिलता है, ठीक है। यानी कि जब अम्ल और क्षारक रिएक्शन करते हैं तो क्या, एक तो लवण मिलता है, मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा आपको, और क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। देखो अभी तक जितनी भी रिएक्शन है ना हमारी, सब में हमें साल्ट मिल रहा है। देखो आप गौर से देखें इसको, सब में साल्ट मिल रहा है। अब बस इतना ध्यान रखें कि जब मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, याद रह जाएगी। और जब कार्बोनेट्स हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, उनके साथ CO2 गैस रिलीज होगी, है ना भाई। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स से अपन नाम से देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होनी ही होनी है, समझ रहे हो। आगे मैं बात कर रहा था तीसरी रिएक्शन की, एसिड और बेस की रिएक्शन थी। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं हमारा जल और एक बनाते हैं लवण। इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, होता क्या है कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उनको ख़त्म कर देते हैं और लवण बना देते हैं। आपने देखा होगा जब हमें एसिडिटी होती है, मैं एग्जांपल बता रहा था कि हमारे पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो जब बढ़ जाता है कभी कभी अपच की स्थिति में, इंडाइजेशन सिस्टम जब मिस्टेक होता है तब क्या होता है, HCl ज़्यादा रिलीज होगा। अब HCl जब ज़्यादा रिलीज होता था हमारा, तब क्या होता था हमें, अब HCl है, एसिड है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, बेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपने तभी सुना होगा कि 6 सेकंड में आप एसिडिटी गायब, तो उसमें क्या करते थे अपन, किसी क्षारक का यूज करते थे, यानी कि किसी बेस का यूज करते थे। और नॉर्मली जो अपन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है भाई, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिएक्शन, थोड़ा मैं फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि ये सारी रिएक्शन मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक्टिविटी, क्रियाकलाप, प्रैक्टिकल के साथ करा चुका हूँ। ये तो मैं रिवीजन ले रहा हूँ 10 मिनट, है ना। नेक्स्ट मेरी रिएक्शन थी, देखो नेक्स्ट रिएक्शन थी मेरी भाई, हाँ नंबर 4 पर मैंने रिएक्शन कराई थी धातु ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे अपन, एसिड के साथ। चलो मैं एक और रिएक्शन लिख लेता हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्शन किससे कर रहे थे, बेस से कर रहे थे। ये दोनों रिएक्शन में डिटेल में करा चुका हूँ, ध्यान है आपको। तो देखो ये क्या बनाएंगे, हाँ इन दोनों से हमें बस ये चीज़ पता चल रहा था। देखो आपको ये रिएक्शन में क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे एसिड है तो एक तो यहाँ पे साल्ट बनाते थे, ये भी साल्ट बनाते थे, और क्या बना रहे थे, यहाँ पे जल बना रहे थे। ये क्या बना रहे थे, जल बना रहे थे। तो
मुझे पता था कि ये क्या है एसिड, ये क्या है साल्ट, ये क्या है वाटर। मुझे इतना पता होना चाहिए कि जब एसिड के साथ किसका रिएक्शन कराएं अपन ताकि साल्ट बने और जल बने यानी कि वाटर बने। किसकी कराएंगे भाई, बेस की कराएंगे। तो मुझे इस रिएक्शन से ये पता चला कि जो मेटल ऑक्साइड हैं यानी कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। कैसे पता चला भाई? भाई क्योंकि ये तो अम्ल है और ये क्षार है, और ये दोनों अम्ल और क्षार जब रिएक्शन कर रहे थे तब क्या बना रहे थे, साल्ट और जल बना रहे थे। इसके अपोजिट में बात कर रहा था बेस की। जब बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा, तभी तो साल्ट और वाटर बनेंगे। तो फिर मैंने क्या रिजल्ट निकाला, मैंने देखा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, अम्लीय होते हैं। इन रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा था। तो यहाँ तक मैं बिल्कुल करा चुका था आपको। देखिए मैं बार बार रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। हो सकता है कोई भी चीज़ आपकी कल समझ में ना आई हो, एक ही जगह पे मैंने लिख दी है सारी, आप सारी रिएक्शन एक साथ लिख लें इसको, है ना, और बार बार रिवाइज करते रहें, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक में जो आगे जो ले चलने वाला हूँ वो नया टॉपिक होगा हमारा। तो उससे पहले मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें अगर आप नए हों, और जो भी आपके भाई बहन दोस्त और फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, सभी के लिए शेयर किया करें ताकि उनको भी पता चले कि भाई 2023-24 का जो सेशन है, नया सिलेबस है, वो शुरू हो चुका है और लगभग तुम्हारे 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी साथ के साथ पढ़ाई करते रहें, आप सभी के साथ शेयर करें और बताएं उनको। और दूसरी बात, और हमें कमेंट में ये भी बताया करें कि सर ये चीज़ हमें समझ में आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि हमें पता चले कि बाई चांस हमारी स्पीड अच्छी नहीं है या हमारा स्किल अच्छा नहीं है, तो ताकि अपन सुधार कर सकें। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप ऐसे पढ़ें जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका मन है उस तरह से पढ़ाई करें, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करें। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, वो पढ़ाएं। आगे मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। देखो हमारी अगली रिएक्शन क्या होगी, चलो अब देखो मैंने आज का जो टॉपिक लिया है सिमिलरिटीज़। किस में सिमिलरिटी देख रहे हैं अपन, एसिड में और बेस में। तो इसके लिए मैं एक एक्टिविटी करने वाला हूँ। क्या एक्टिविटी करूँगा, तो आपकी बुक में एक्टिविटी है 2.8, ध्यान से समझेंगे, एक एक एक्टिविटी में बता रहा हूँ डिटेल से, है ना। अब देखो मैंने ये बोला है कि अम्ल, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि अम्ल और क्षार समान होते हैं। अब आप ये बोलेंगे या कि आप सर आपने बताया था कि अम्ल और क्षार बिल्कुल अलग होते हैं, वो खट्टे होते हैं, वो कड़वे होते हैं। लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे मैं ये कह सकता हूँ कि अम्ल और क्षार बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। अब कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी भाई। अब देखो कैसे, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ पदार्थ ले रहा हूँ मैं कुछ। देखो एक ले लिया मैंने ग्लूकोज, क्या ले लिया, ग्लूकोज। एक ले लेता हूँ मैं एसिड, HCl, ये क्या है, एसिड है। एक ले लेता हूँ NaOH, बेस है। और एक मैं ले लेता हूँ कोई एल्कोहल ले लेता हूँ। ठीक है, एक ले लिया मैंने एल्कोहल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ले लिया कोई भी टब ले लिया मैंने। ठीक है, अब इस टब में क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से समझेंगे आप इस एक्सपेरिमेंट को, है ना। देखो मैंने क्या है कि 2 कील ले लिए, ठीक है,
ये दोनों मैंने ले लिए हैं क्या, ये रबर के हैं, ठीक है। ये किसके हैं, रबर के हैं, है ना। अब देखो इनमें मैंने कील लगा ली है, पिन लगा लिए हैं, क्या लगाई है इनमें, पिन लगाई है मैंने, ठीक है। अब ये पिन लगाई क्यों है, हो सकता था मैं, अब ये रबर के क्यों लगाए हैं, ये वाले रबर के क्यों लगाए हैं ये बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। अब देखो इनको मैं एक सर्किट से जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ के मैं एक लगा रहा हूँ इसमें बल्ब, ये क्या है मेरा बल्ब है, और यहाँ पे मैं एक कुंजी लगा लेता हूँ, की लगा लेता हूँ, और यहाँ पे एक मैं बैटरी लगा लेता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है भाई, ये मैंने लगा लिया। हाँ ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मैंने ले ली है 6 वोल्ट की कोई बैटरी ले ली है, क्या ले लिया बैटरी, और इसमें मैंने चलो सबसे पहले क्या भरना है, मैंने अभी 4 चीज़ बताई थी ना भाई, और इसमें मैंने भर लिया क्या, सबसे पहले चलो मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ, क्या भरा सबसे पहले ग्लूकोज, है ना। तो मैंने क्या देखा, अब देखो ये आपस में टच तो कर रहे नहीं है, ये और ये, यानी कैथोड और एनोड, बताऊंगा किसको बोलते हैं, ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ये टच नहीं कर रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आनी चाहिए, यही तो है। लेकिन जब मैं इसमें सॉल्यूशन डाल रहा हूँ किसका, ग्लूकोज का, और मैंने बैटरी को ऑन किया है, मैंने की लगाई है इसमें, तो जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक एसिड ले लिया, एसिड कौन सा लिया, HCl, इस जगह पे, इस ग्लूकोज की जगह पे। तो जब मैं एसिड ले रहा हूँ तब इसमें करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, बल्ब जल जाता है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से इसमें ले लिया मैंने NaOH, NaOH क्या है हमारा बेस है, तब भी इसमें करंट आ रहा है भाई। फिर मैंने क्या लिया, एल्कोहल, फिर क्या हो रहा है, एल्कोहल ले रहे हैं तो भी इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एसिड और बेस में थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ होती हैं, और जो सिमिलरिटीज़ होती हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या होती हैं। देखो ग्लूकोज है ना, तो एसिड है ना, बेस है, एल्कोहल है। अब देखो, अब इनका भी मैं बताऊँगा, ये क्या है, HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों विद्युत का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। ये क्या है, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ है, ध्यान रह जाएगी भाई। भाई सीधी सीधी बात यह है कि अम्ल हो चाहे क्षार हो, ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर ले जाते हैं, अब है ना। और इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो तभी होगा जब या तो वो एसिड होंगे या फिर बेस होंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं इनमें करंट फ्लो क्यों नहीं हुआ है। देखो इसकी भी एक थ्योरी में समझा देता हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। होता क्या है, होता क्या है,
हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि एल्कोहल में और ग्लूकोज में करंट क्यों नहीं आ रहा है ना, उसमें फ्लो क्यों नहीं हो रहा है। हमारे एसिड में हो रहा था, HCl में और बेस में हो रहा था। तो ये चीज़ देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारा चाहे एसिड हो, कोई एसिड है हमारा, है ना, और एसिड मैंने कौन सा माना है, HCl लिया था, और मैंने एक बेस लिया था, बेस कौन सा लिया है, NaOH, है ना। होता क्या है कि जो एसिड है, HCl है, किसी भी सॉल्यूशन में यानी कि वाटर सॉल्यूशन में क्या देता है, H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। और NaOH यानी कि बेस जो होते हैं Na+ आयन और OH- आयन्स देते हैं। मतलब इतना सा साफ साफ है कि जो सब्सटेंसेस, जो पदार्थ किसी सॉल्यूशन में H+ देंगे, क्या देंगे, H+ देंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन, एसिड बोलेंगे। और जो सब्सटेंसेस OH- देंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन, बेस बोलेंगे। और ये बात बताई थी हमारे आर्यनिस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्यनिस के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल बेचक बोलें कि बे पदार्थ, बे केमिकल, बे रासायनिक पदार्थ जो सॉल्यूशन में किसी विलयन में कौन सा आयन दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, तो कौन सा है, एसिड है। और जो OH- दे रहे हैं तो वो कौन सा है, बेस है। ये सिमिलरिटी थी। अब देखो, अब इनमें क्या है, आयन्स हैं, ये भी आयन है। अच्छा, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है भाई, करंट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना, या आयंस का फ्लो। और करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यानी कि आयंस का फ्लो है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एसिड में क्या है, आयंस हैं और इनका फ्लो हो सकता है। बेस में क्या है, आयंस हैं, इनका फ्लो हो सकता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ, मैंने प्रूव भी किया है कि जो एसिड होते हैं, HCl हो, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, जैसे मैं एग्जांपल लूँ एसिड के, मैं एग्जांपल ले लूँ जैसे कि HNO3 हुआ, नाइट्रिक अम्ल, इसमें कौन सा आयन है, H+ होगा ना, देखो H+। फिर H2SO4 की बात करूँ, H+, ठीक है, HCl हुआ, H+। क्षारक की मैं बात करूँ जैसे KOH है, देखो OH- है कि नहीं इसमें, है ना। NaOH की बात करूँ, OH है कि नहीं है। तो आर्यनिस ने बताया था कि जो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, H+ होता है, और जो बेस होते हैं उनमें क्या होता है, OH- होता है। और ये आयन्स होने के कारण ये क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। अब बात करते हैं अपन ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज में ना तो भाई H+ आयन होता है, ना OH- आयन होता है, तो वो करंट का फ्लो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यानी कि करंट का फ्लो वही करेगा जिसके पास आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कौन कर सकता है, एसिड हो, बेस हो, है ना। सेम प्रोसेस है, सेम बात आती है एल्कोहल के लिए। तो एल्कोहल में भी आयंस नहीं होते हैं, यानी ना तो वो H+ देता है सॉल्यूशन में और ना देता है OH-। और जो H+ भी नहीं दे रहा है, OH- नहीं दे रहा है, तो मैं क्या समझूँ, इसका मतलब है कि उनमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई। देखो, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। आपको कुछ क्वेश्चन बताओगे तो एक क्वेश्चन है आपका, जो ड्राई HCl गैस होती है, ड्राई HCl यानी कि शुष्क HCl किसी भी लिटमस पेपर के जो कलर है उसको चेंज नहीं कर पाती है, क्यों? आप सोचो और बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आज तुम्हारे लिए छूट है, मैं बता देता हूँ। देखो, हम क्या ले रहे हैं, ड्राई HCl यानी कि शुष्क HCl, बिल्कुल सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। अब हमने जब एसिड और बेस पढ़ रहे हैं अपन, तो हमने एक नियम पढ़ा है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वे सॉल्यूशन में आके यानी कि नम जब हो जाते हैं, जब वो सॉल्यूशन में होते हैं, तब क्या देते हैं, H+ देते हैं, OH- देते हैं। हालांकि मेरी बात को गौर से सुने कि HCl में देखो
HCl में क्या होता है, H प्लस आयन होता है, Cl माइनस आयन होता है। और मुझे पता है कि HCl में H प्लस Cl माइनस होता है, आयन्स हैं, तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एसिड है, और लिटमस के उसको चेंज कर सकता है। लेकिन शुरू से हमने देखा है कि वो क्या है, सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, कि अगर HCl का सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, HCl का विलयन है, तो ही वो एसिड की तरह व्यवहार करता है, तो ही वो लिटमस पत्र के कलर को नीले से लाल करता है, ब्लू से रेड करता है। अगर उसमें यानी कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल शुष्क है, तो क्या है कि वो इसमें नहीं टूटता है, और नहीं टूटता है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड की तरह व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, अब सीधी बात है, आयंस देता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन नहीं है, शुष्क है, तो आयंस नहीं देगा, और आयंस नहीं देगा तो अम्ल की तरह, एसिड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए मैं एक टॉपिक और करा देता हूँ आपके लिए। हाँ चलो, मैं इससे से रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ, है ना। अब देखो, मैंने देखा कि किसी सॉल्यूशन में कोई एसिड क्या कर रहा है, जैसे कि HCl एसिड था, है ना, और किसी सॉल्यूशन में है जैसे कि H2O में है, तो H2O में ये सॉल्यूशन क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है ना, दे रहा है ना, मैं बता चुका हूँ। तो ये जो H प्लस आयन है, ये किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा भाई साहब H2O से। क्यों मिल जाएगा, ये भी एक रीज़न है। होता क्या है, हमारा जो H प्लस आयन है जो है, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यानी कि अकेला नहीं रह सकता है। अब क्योंकि सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो H प्लस हमने जो निकाला है, ये H प्लस उस वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H3O प्लस। क्या बनाया इसने, H3O प्लस, और इसको अपन कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, यानी कि इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्लियर भाई, मैंने बताया था कि जो सब्सटेंसेज किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे रहे हैं तो क्या है, एसिड है, और जो सब्सटेंसेज OH माइनस दे रहे हैं तो वो क्या है, बेस है। अब H प्लस आयन जब दे रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वो क्या अकेला नहीं रह पाता है, H प्लस वो क्या करता है, H2O के साथ मिल जाता है, और क्या बना लेता है, H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और है, वो लिखनी है आपको। ठीक है, हाँ चलो, एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे pH के बारे में। तो आज के लिए एक छोटी सी बात और है, छोटी सी बात है हमारी, डाइल्यूशन। ध्यान से पढ़नी है, इसको कहते हैं अपन तनुकरण। देखो मैंने क्या लिया है, चलो एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, और टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया है NaCl। क्या लिया है, चलो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, NaCl। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया मैंने, NaCl ले रहा। एक सेकंड हुआ ना, हाँ। तो और इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, H2SO4। अब देखो, आप पहले रिएक्शन करके देखो, जब NaCl रिएक्शन करेगी H2SO4 के साथ, है ना, तो क्या होगा, हाँ ये बनाएगा 2HCl, और ये बनाएगा हमारा Na2SO4। ठीक है, ये बना रहा है ना। अब मैंने क्या किया, अब देखो, जब मैं NaCl क्या है, एक लवण है, उसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ
H2SO4 के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? देखो HCl गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस? HCl गैस रिलीज होगी। अब देखो, अगर ये गैस बिल्कुल सूखी है, कैसी है? शुष्क है, तो क्या होगा? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी, समझे? और अगर ये है शुष्क नहीं है, यानी कि ये सॉल्यूशन में है, तो क्या करेगी? ये रेड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगी। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अभी कि शुष्क HCl यानी कि ड्राई HCl किसी भी लिटमस को कलर को चेंज नहीं करती है। रीज़न ये था, समझ गए? अब मैं बात करूँगा डाइल्यूशन की, तनुकरण की। देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने डाइल्यूट भी लिए हैं। अब चाहे एसिड ले लो चाहे बेस ले लो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमेशा देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने ले लिया है, क्या ले रहा हूँ? उसमें जल ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, इसमें से क्या डाल रहा हूँ? चाहे मैं एसिड डाल रहा हूँ और चाहे मैं डाल रहा हूँ बेस। दूसरी रिएक्शन में सेम लिख रहा हूँ। आप इसमें अंतर देखना एक बार, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एसिड ले रहा हूँ या फिर ले रहा हूँ बेस, और ऊपर से क्या मिला रहा हूँ मैं? वाटर। देखो हाँ भाई, देखें, देखो जब देखो ये दोनों चीज़ अलग हैं। एक तो मैंने पहले से ही इसमें क्या है, वाटर लिया है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें क्या लिया मैंने? पहले से ही वाटर लिया है। ठीक है, चलो वाटर ले लेते हैं बेटा। तो जब मैंने वाटर लिया है तो इसमें क्या मिला रहा हूँ? या तो मैं एसिड मिला रहा हूँ या फिर बेस मिला रहा हूँ। दूसरी रिएक्शन क्या करा रहा हूँ? ऑलरेडी मैंने बेस और एसिड लिए हैं, उसमें वाटर मिला रहा हूँ। तो इनमें से एक चीज़ तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि जब अपन एसिड को डाइल्यूट करते हैं या फिर बेस को डाइल्यूट करते हैं, सीधी सीधी बात है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसको एक तरह से कहते हैं अपन पतला कर रहे हैं, यानी कि पानी मिला रहे हैं। तो हम पानी में एसिड मिलाते हैं, ना कि एसिड में पानी। तो ये जो हमारा रिएक्शन है बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है? देखो अब होता क्या है, ये मैंने एसिड लिया पहले से, इसमें क्या मिला दिया मैंने? पानी। तो जब मैं ये पानी मिलाता हूँ तो ये जो रिएक्शन करती है वो होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन मैंने अपने प्यारे भाई बहनों को बता दिया है। इसमें क्या होती है? एग्जिट होती है। क्या एग्जिट होती है? एनर्जी एग्जिट होती है। यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है। यानी कि अगर मैं एसिड में या बेस में पानी मिलाता हूँ या डाइल्यूशन करता हूँ, तब क्या होता है? ये जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है? एक्जोथर्मिक होती है। और अचानक से अगर मैं इसमें पानी मिला दूँगा तो अचानक से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप जल भी सकते हैं, ये विस्फोट भी हो सकता है, ये फट भी सकती है भाई। इसलिए कभी भी एसिड में या बेस में पानी ना मिलाएं। हमेशा कौन सी विधि यूज करनी है आपको? ये। और वो भी कैसी करनी है? ऑलरेडी मैंने पानी ले रखा है, अब मैंने क्या है, एक ड्रॉपर ले लिया। अब जैसे कि आई ड्रॉप होता है ना, अब इसको जैसे मैं तो इसके सारे मैं बूंद बूंद करके एसिड या बेस डालूँगा, और वो भी आराम से, और उसको हिलाते रहना है। ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाते रहना है, है ना। और ऊपर से जैसे कि ड्रॉप कर करके ऐसे ऐसे वो डालना है, ताकि एक साथ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पानी में एसिड और बेस मिलाकर ही डाइल्यूशन किया जाता है, ना कि एसिड और बेस में पानी मिलाकर। ऐसा नहीं है कि आपने एसिड ले लिया एक गिलास में और आपने पानी कर दिया विस्फोट, आप जल गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या आती है हमारी डाइल्यूशन, यानी कि वाटर में
यानी कि जल में अपन अम्ल या क्षार को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, देखो ये तो है ही, देखो इसकी एक आपको लिख लेनी है क्या डेफिनेशन, कि जब जल में चाहे आप अम्ल मिला रहे हो, चाहे क्या मिला रहे हो, क्षार मिला रहे हो, तो उनकी सांद्रता में कमी आ जाती है। और ये कमी क्यों आती है, मैंने बताया कि जो इधर देख लो ध्यान से, जो एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, H+ देते हैं, जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं, OH- देते हैं। अब मैंने क्या किया है, एसिड में या बेस में क्या मिला दिया, मैंने पानी मिला दिया, तो इनकी जो सांद्रता है कम होगी कि नहीं होगी भाई, होगी। यानी कि जब एसिड बेस में हम पानी मिला रहे हैं तो इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका जो क्या है, अम्लता हुई चाहे क्षारकता हुई, दोनों चीज़ क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और इसी विधि को क्या कहते हैं अपन, डाइल्यूशन या फिर तनुकरण कहते हैं। अगर अपन मिक्स करें एसिड या बेस में क्या अपन मिक्स करें वाटर, तो इसमें जो एसिड का H+ आयन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, सांद्रता कम हो जाएगी। और OH-, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3O+, ठीक है, दोनों सही हैं। इसका कंसंट्रेशन कम, इसका कंसंट्रेशन कम, यानी दोनों का सांद्रता कम हो जाएगी। तो इसी जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे अपन, डाइल्यूशन कहेंगे या कहेंगे आपको इसको तनुकरण। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कल के जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें पढ़ेंगे अपन pH, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है आपका। और आपसे एक बार मैं पुनः वापस कह के जा रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा दिया ना, एक बार इसको रिवीजन ज़रूर कर लें, बुक में से पढ़ लें, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हैं उनको एक बार वीडियो वापस कर लिया करें। क्योंकि देखो आपको ये चीज़ें भाई अभी से अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 साल याद रखनी है, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट सेशन जब आपके पेपर होंगे तब तक याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको बार बार रिवीजन करना होगा। और बार बार रिवीजन अगर आप वीडियो से नहीं कर पा रहे हैं तो आप नोट्स बनाते रहें, साथ ही साथ उनको बार बार रिवाइज करें। मैं एक भी पॉइंट आपकी बुक के से छोड़ के नहीं चल रहा हूँ, ध्यान रखें। आप चाहे मैथ में देख लें, आप चाहे साइंस में देख लें, दोनों चीज़ आप मिला के देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो नया सिलेबस आया है, नए सिलेबस की जो बुक आई है आप उसमें मिला के देख लें। हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं लगातार, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चलें, हम आपको गाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी बात को मानें, ठीक है। हालांकि जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो मैं एक डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन पर ध्यान दें, रिवीजन पर ध्यान दें, तो इसका मतलब है कि रिवीजन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो जाते जाते आपसे मैं एक बार पुनः कहते जा रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। अच्छे हो या बुरे आप करें, आप बताएं हमें कि हमने वीडियो कैसी बनाई है, हमारा जो लेक्चर था वो आपकी समझ में आया है, नहीं आया है, हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी हमें थोड़ा सा आप और हम इंटरसेक्ट हो पाएंगे, आप अंतःक्रिया कर पाएंगे, है ना। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें, ध्यान रखें, रेगुलर पढ़ाई करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।